नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और उसी के साथ हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पाठ है अम्ल और भस्म, और मतलब अम्ल और भस्म के साथ ही उसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे हमारा वैश्विक सूचक। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों हमारा आज का। वैश्विक सूचक को इंग्लिश में स्टूडेंट्स कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब जैसे इंडिकेटर बोला तो आपने कोई नाम होता है बच्चों, हमें इंग्लिश में ज्यादा पता होता है तो कोई हिंदी में। तो आप इंडिकेटर मतलब बहुत ज्यादा सुने होंगे। और जैसे कि अगर ट्रैफिक मतलब रोड की बात करूँ तो वहां पे अगर हम रोड क्रॉस कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि अक्सर खास करके सिग्नल वगैरह पे तो ऐसा है कि बिना इंडिकेटर के यू कांट इमेजिन इवन की व्हीकल्स आर रनिंग। तो कहने का मतलब है कि व्हाई देयर इज यूज ऑफ हैविंग इंडिकेटर्स। क्यों चाहिए वो रेड ग्रीन एंड येलो लाइट्स वहां पे जो होती हैं सिग्नल पे, जो वो इंडिकेट क्या करती हैं, वो क्या सूचना बतलाती हैं। जैसे कि बच्चों आपको पता है ग्रीन कलर सेज ready go, you can say go, and then yellow says ready, and then रेड कलर जो है वो कहता है स्टॉप। इसका मतलब जैसे ही रेड लाइट जलती है जो वाहनें चलती रहती है वो तुरंत रुक जाती है। येलो इसका मतलब रेडी हो जाओ, और ग्रीन इसका मतलब कि अब नाउ यू कैन स्टार्ट। तो ये जरूरी है ऑब्वियसली, और इसे इसलिए हम कहते हैं इंडिकेटर। तो अब ऐसे ही हमारे चैप्टर में अब ऐसा क्या है जो इंडिकेटर की जरूरत पड़ गई और ये किस प्रकार की सूचना दे रहा है। चलो यहाँ पे आप और हम इसे समझते हैं अच्छे से। तो सूचक इसका मतलब वो किसी प्रकार की तो आपको सूचना दे रहा है। तो बच्चों क्योंकि चैप्टर ये अम्ल क्षारक तथा लवण, तो इसमें वह पदार्थ जो आपको सूचना दे कि कौन से विलयन की प्रकृति क्या है। इसका मतलब कि विलयन की प्रकृति बतलाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, सूचक। यह पदार्थ के द्वारा हम निश्चित कर पाते हैं कि दिया गया विलयन किस प्रकृति का है, क्या वह अम्ल है या क्षारीय प्रकृति का है या फिर उदासीन है। जैसे कि आपने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा होगा बच्चों कि पीएच पेपर की मदद के द्वारा भी यह हम ज्ञात कर सकते हैं। तो पीएच स्केल कैसा होता है, पीएच स्केल जैसे आपके पास फुल पट्टी होती है जिसे आप स्केल कहते हैं, उसमें 0 से 15 तक की मार्किंग होती है। बट इन दिस केस 0 से 15 नहीं, 14 तक की मार्किंग होती है। और ये जो मिडिल पॉइंट है ये होता है 7। तो ये जो 0 से 7 तक का रेंज है बच्चों, यह है अम्लीयता दर्शाता है, और यह है भास्मिकता, और ये जो पॉइंट है बच्चों ये क्या है, ये है उदासीन। ओके, सो ये और ये कहलाता क्या है, पीएच मापक। तो बच्चों ये जो पीएच मापक है, पीएच स्केल जिसे आप कहते हैं, ये जो पीएच मापक है इसमें 0 से 14 तक की मार्किंग होती है, जिसमें 0 से 7 तक का रेंज जो है वह अम्लीय प्रकृति का होता है, और उसके बाद 7 से 14 का रेंज जो होता है वो भास्मिक प्रकृति का होता है, और एग्जैक्ट नंबर 7 जो होता है वह उदासीन होता है। फॉर एग्जाम्पल जो पीने का पानी बच्चों हम यूज करते हैं वो ना ही आपको पीने पे बहुत ज्यादा खट्टा सा प्रतीत होता है और ना ही कसैला, तो इसका मतलब वह लगभग उदासीन प्रकृति का है। ओके, तो अगर कहने का मतलब है कि अगर मैं इससे एक छोटा सा पजल लूं कि चलो भाई पीएच बराबर 7, पीएच बराबर 3,
तथा पीएच बराबर 11, इन तीनों की चलिए मुझे प्रकृति बताइए कि इसका मतलब अरे अगर 3 विलयन रखे हैं और तीनों विलयनों के पीएच क्रमशः 11, 7 तथा 3 हो तो आप उसकी प्रकृति बताइए। तो पीएच 11 इसका मतलब वेयर इट इज फॉलिंग इन दिस गिवन रेंज 7 to 14 के अंदर ये नंबर आ रहा है। इसका मतलब जरूर से इस विलयन की प्रकृति क्या होगी, इसका नेचर क्या होगा बच्चों, यह एक बेसिक विलयन होगा जिसे कहते हो भास्मिक। उसके बाद 7 इसका मतलब उदासीन, उदासीन। एंड नेक्स्ट pH इज इक्वल टू 3 होगा बच्चों, तो वह कौन सी प्रकृति का होगा, अम्लीय। ओके, तो ये तो हो गया पीएच स्केल के बारे में, जो कि हमारा रिकैप्चुलेशन था, हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। तो फिर वैश्विक सूचक क्या है? तो वैश्विक सूचक जो है बच्चों वो क्या है, कुछ प्राकृतिक और संश्लेषित, कुछ प्राकृतिक और संश्लेषित जो रंजक द्रव्य हैं उनसे मिश्रित करके, उनके विलयनों से मिश्रित करके बना हुआ पदार्थ है, वह कहलाता है हमारा वैश्विक सूचक। अब यह वैश्विक सूचक जो होता है बच्चों, ये विभिन्न पीएच के लिए अलग अलग रंग दर्शाता है। ओके, अब जैसे कि एक आपको उदाहरण दे दिया जाए यहाँ पे, वैश्विक सूचक जो है आपके डायग्राम में भी दिखाया गया है कि जैसे एक विलयन है। ओके, तो अगर इस विलयन की आपको प्रकृति पता करनी है जो कि आपको नहीं पता, तो इंडिकेटर जो है, ओके, ये जिसका नाम है वैश्विक सूचक। बच्चों ड्रॉपर की सहायता से आप इसमें 1, 2, 3 ड्रॉप, ज्यादा नहीं आपको डालना पड़ता, आप 1, 2, 3 ड्रॉप कुछ डालेंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 ड्रॉप, और उसके बाद इस विलयन का कलर चेंज हो जाएगा। इस विलयन का कलर चेंज हो जाएगा, मान लो इस विलयन का कलर हो गया लाल, इस विलयन का कलर हो गया लाल, तो उसके बाद यहाँ आपके पास नोटबुक में पेज नंबर 64 पे आपके पास बकायदे वो पीएच पेपर पे कलर भी है कि अगर लाल कलर है तो उसके लिए पीएच क्या है। उसमें आप देखेंगे पीएच मापक जो है उसमें इस प्रकार के कलर है, तो आप इसका कलर इससे मैच करेंगे, ऐसे आप मैच करोगे। अगर आपका कलर लाल से मैच कर रहा है तो आप बोलोगे कि पीएच बराबर 1 है। हल्का सा अगर नारंगी है तो आप बोलोगे पीएच बराबर 3। अगर हल्का सा ग्रीनिश है तो आप बोलोगे पीएच बराबर 6 से 7, सॉरी पीएच बराबर 7, 8 कुछ हो सकता है। तो जैसा, क्योंकि हरे में भी 3 शेड हैं, एकदम हल्का हरा, मीडियम हरा और एकदम मतलब डार्क हरा। तो हल्का हरा है तो 7, और उसके बाद थोड़ा सा ब्लूइश ग्रीन है तो 8। ओके, तो आप हरा है तो 7 लिख दिए। उसके बाद ऐसे ही जब थोड़ा वायलेटिश है तो वायलेट में आप लगभग 12 लिखते हो। तो कहने का मतलब है कि आप उस पीएच में अलग अलग रंग छपे हैं, उस पीएच स्ट्रिप में या वैश्विक सूचक के भी जो बॉटल है उस पे अलग अलग रंग छपे हैं। जब आप इससे मैच करते हो तो आपको पता चलता है कि फिर इसका पीएच क्या है। तो वैश्विक सूचक जो है वह भी क्या करता है, वह भी दिए गए विलयन की प्रकृति बतलाता है आपको। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम, हमारा टॉपिक है अम्लों और भस्मों की अभिक्रियाएं। अब बच्चों अम्लों और भस्मों की अभिक्रियाएं में सबसे पहले तो आपको अम्ल और भस्म के बारे में पता होगा कि बहुत ही पुरानी परिभाषा, ओल्ड डेफिनेशन अम्ल और भस्म का क्या था, कि अम्ल जो होते हैं
खट्टे होते हैं और भस्म जो होते हैं कसैले होते हैं। तो अम्ल खट्टा और भस्म मतलब कसैला। ओके, तो जैसे कि बच्चे हर एक पदार्थ जो है वो टेस्ट करने लायक तो होता नहीं। अभी जैसे कि जो एसिड है, जो लोग पहले अपने बाथरूम बाथरूम को क्लीन करने के लिए जो एसिड बहुत पहले लोग यूज करते थे, क्या उसको पता करने के लिए कि क्या वो एक्चुअली में एसिड है या नहीं, डू यू रियली वांट टू टेस्ट इट या फिर यू नीड टू टेस्ट इट? डेफिनेटली नहीं। हम हर पदार्थ जो होती है, हर रसायन जो होता है वो टेस्ट करने लायक होता नहीं है। हम हार्डली कोई ऐसा रसायन होता है जिसे हम टेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट। तो अब कैसे बताएंगे? तो जिसके लिए आपको बताया गया कि पीएच पेपर और वैश्विक सूचक से आप बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि दिए गए विलयन की प्रकृति क्या है। अब यही अम्ल और भस्म की अभिक्रियाएं हम देखने वाले हैं। तो अम्ल की परिभाषा क्या है? इसमें H+ आयंस होते हैं और जो इसकी मॉडर्न अभी परिभाषा है, साइंटिफिक परिभाषा है, वह है कि इसमें H+ आयंस होते हैं एंड इसमें OH- आयंस होते हैं। इन्हीं अम्लों और भस्मों की मैं आपको अभिक्रिया बताने जा रही हूँ। तो उससे पहले कुछ इनके उदाहरण देख लीजिए बच्चों। तो अम्ल का एक उदाहरण आप HCl ले लीजिए और उसके बाद H2SO4, और इसका उदाहरण ले लीजिए NaOH और KOH। पहले तो इनके नाम याद कर लीजिए, क्योंकि बार बार हमारी जो आगे चल करके 4-5 रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनमें इनका बार बार उल्लेख होगा। तो अम्ल में पहला उदाहरण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल। ओके, मैं नाम लिख देती हूँ बच्चों। हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसका है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये नाम याद रखिए, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके नाम लिख लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये है पोटेशियम जनरली क्या होता है कि हमें अम्ल और भस्म में अंतर स्पष्ट करो भी कभी कभी आता है, तो उसमें भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चों दो दो उदाहरण लास्ट में दें। अम्ल और भस्म में अम्ल का 2 उदाहरण और भस्म का 2 उदाहरण। ओके, अब हम क्या करने जा रहे हैं? अम्लों और भस्मों की अभिक्रियाएं देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अम्ल और भस्म जो है बच्चे, यही जानबूझ करके इसलिए पहले मैंने आपको एक एक उदाहरण समझा दिया। तो अम्ल और भस्म जैसे कि बोला, तो जैसे मैंने बोला आपको सबसे पहले सोचना है अम्ल और भस्म। अम्ल HCl और भस्म है NaOH। जब दोनों में रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया का बच्चों ये एक रूल है कि ऐसे ये जो ऐसे ऐसे आप इमेजिन कर लो कि इसका पॉजिटिव रेडिकल है, ये नेगेटिव रेडिकल, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ओके, सो पॉजिटिव वाला नेगेटिव आप देख रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव की जोड़ी बनी है, पॉजिटिव नेगेटिव की जोड़ी बनी है। अब HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? अम्ल तथा भस्म है, जो कि हमारा टॉपिक है। इन दोनों को मिलाने पे बनता क्या है? ओके, परत नली में अम्ल है और उसमें भस्म मिला दिया, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी? उत्पाद क्या प्राप्त होंगे? आवर टॉपिक इज अबाउट दैट। हम देखना चाहते हैं कि हमें क्या मिलने वाला है। ओके,
सो अम्ल और भस्म को मिलाने पे ऑब्वियसली अम्ल और भस्म वापस तो मिलेगा नहीं, तो इसका मतलब द ओनली पॉसिबल सोल्यूशन इज व्हाट, इसका प्लस को इसके माइनस के साथ भेज दो, इसका प्लस मतलब H, उसका माइनस मतलब OH। बच्चों H और OH से द ओनली पॉसिबल कॉम्बिनेशन इज H2O। नेक्स्ट क्या बनेगा, इसका प्लस से इसका माइनस, तो इसका प्लस है Na प्लस Cl माइनस। तो let's write that NaCl, okay, and then H2O। बच्चों ये एक रासायनिक समीकरण सिखाने के बाद कि एक्चुअली में रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वो टॉपिक सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं कि उसमें रासायनिक समीकरण है और वो उन्हें याद नहीं होता। तो रासायनिक समीकरण इज नॉट समथिंग विच इज टू बी बाय हार्टेड, उसे आपको समझना है, तो उसमें लॉजिक लगाना है और वो अपने आप फिर आपको आ जाएगा। नहीं तो अगर आप ये बाय हार्ट करना चाहोगे तो आपको ये कभी नहीं आएगा। सो आप क्या करेंगे, ऐसे पहले ब्रेक कर लीजिए, प्लस माइनस में रफ वर्क इमेजिन करिए, फिर इसको जो है इसके माइनस के साथ और इसके प्लस को इसके माइनस के साथ जोड़िए, तैयार कर दीजिए। अब ये तो HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने आपको बता दिया है। व्हाट इज दिस, सोडियम क्लोराइड। तो ये क्या है बच्चों, सोडियम क्लोराइड। जो बच्चों सोडियम क्लोराइड है, सो NaCl, ये है क्या, लवण है। ये है क्या, मैं थोड़ा कलर में लिखती हूँ। तो हो क्या रहा है, अम्ल, ये है भस्म, ये है लवण, और ये है H2SO4, सॉरी H2O इज नथिंग बट पानी, H2O is nothing but पानी। तो अब मैं इसे जनरलाइज करने जा रही हूँ, जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये जो अम्ल और भस्म की अभिक्रिया थी जिसे अभी मैंने करके दिखाया, ये कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल, जो कि एग्जैक्टली वही नहीं है बट डेफिनेटली ऐसे जुगाड़ हम हमारे डे टू डे लाइफ में ये हम करते हैं, तो वो आपने हमने सभी ने किया है। एक एग्जाम्पल देती हूँ कि जब आपको बहुत कुछ तीखा लगता है तो झट से आप किचन की तरफ दौड़ते हो और आप शक्कर खाते हो। आप होटल में रहते हो तो डेफिनेटली आप थोड़ी अपने घर में हो कि जाओगे किचन में और सीधे शक्कर हो की बॉटल ओपन करके खाने लगोगे। तो आप देयर यू ऑर्डर थोड़ा सा, भाई बहुत ज्यादा तीखा है, जो सब्जी है बहुत ज्यादा तीखी है, तो प्लीज थोड़ा सा नींबू लेकर के आओ, प्याज डालते हो उसमें। तो उसी उस तरीके से आप क्या करते हो, थोड़ा सा आपको रिलैक्स होता है, थोड़ा सा आप उसका तीखापन आप कम कर पाते हो। किस क्या ऐड करते हो, अम्ल को ऐड करने पे आप थोड़ा सा एटलीस्ट वो बेटर फील करते हो आप। तो आपने एक्चुअली में किया क्या, कोई स्वाद जो कि बहुत एक्सटेंट पे था, बहुत ज्यादा हाई लेवल पे उसका आपको स्वाद आ रहा था, तो कोई बहुत ज्यादा था और उसको आपने लेवल पे किया। बहुत ज्यादा तीखा पदार्थ था और उसको आपने खट्टा ऐड करके कहीं ना कहीं आपने वो बैलेंस करने की कोशिश की। और वही है यहाँ पे, अम्ल तथा भस्म आपस में परस्पर रासायनिक संयोग करके लवण तथा पानी निर्मित करते हैं। वह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसका मतलब जिस रासायनिक अभिक्रिया में अम्ल तथा भस्म परस्पर रासायनिक संयोग करके लवण तथा पानी निर्मित करते हैं, वह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ओके बच्चों, तो ये है उदासीनीकरण अभिक्रिया। कल को अगर आपको 2 मार्क का उदासीनीकरण अभिक्रिया उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए ऐसा 2 मार्क का प्रश्न आता है, तो सबसे पहले 1 मार्क आप परिभाषा और दूसरा सेकंड मार्क आपको मिलेगा इस पे। राइट दिस रिएक्शन, इसके नीचे इसका नाम लिखिए और उसके बाद में उसको जनरलाइज कर दीजिए कि देखिए अम्ल और भस्म किस तरह मिल करके लवण और पानी की
उत्पत्ति कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं। ओके, सो लवण तथा पानी। लवण क्या है बच्चों? लवण इज नथिंग बट सॉल्ट्स, दे आर अ कैटेगरी। जैसे अम्ल एक कैटेगरी हुआ, भस्म एक कैटेगरी है, तो ऐसे ही लवण मतलब सॉल्ट्स। तो जो अम्ल और भस्म के संयोग से बने होते हैं वो कहलाते हैं लवण। बेस्ट एग्जांपल है NaCl। तो HCl, NaCl, they all are salt. FeSO4, CuSO4 मतलब फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, लेड क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, अनगिनत एग्जाम्पल हैं जो कि हमारे आसपास है। ओके, सो अब आते हैं आगे की और 4 अभिक्रिया। अगर अब आप देखोगे तो नेक्स्ट और 4 अभिक्रियाएं दिखाई गई हैं, तो जो कि मैं आपसे चार्ट द्वारा शेयर करूंगी। सो लेट मी share my screen with you students. Host can share. Sir, make me host first. तो ये है आपका रिएक्शन। हाँ, जिसमें फर्स्ट अभी मैंने आपको समझाया उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसमें आप अगर ध्यान से देखिए थोड़ा सा, तो मैं अपने फर्स्ट पॉइंट पे ज्यादा जूम करूंगी जो जस्ट अभी मैंने किया। तो चार्ट का टाइटल देखिए, अम्लों तथा भस्मों की अभिक्रिया, जिसमें कि अभी जस्ट हमने पहला देखा उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया में हमें मिला लवण तथा पानी, किसके रासायनिक संयोग से? अम्ल तथा भस्म। हर एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए बच्चों एक सामान्य अभिक्रिया है, जो कि हर रिएक्शन को जो भी मैंने पिंक कलर से दर्शाया है वो उसका समान रासायनिक अभिक्रिया है, मतलब जनरल रिएक्शन है। और जो ग्रीन स्केच से दिखाया है बच्चों वो उसका उदाहरण है। जैसे उदासीनीकरण का उदाहरण है अम्ल प्लस भस्म gives out लवण प्लस पानी। HCl plus NaOH gives out NaCl plus water। आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे बच्चों। जो दूसरा रिएक्शन है वो आप देख रहे हो, धातु तथा अम्ल। अब धातु बोला तो क्या, तो 7वीं 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं स्टूडेंट्स की धातु जो है वो आप ले लीजिए भाई। जस्ता, हमारे घर में जो बर्तन हम यूज करते हैं सब क्या है? धातु है ना, क्योंकि धातु से ऊष्मा प्रवाहित की जा सकती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। तो हमारे घर में जस्ते के किस तरीके से बर्तन होते हैं, तो चलो वही ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। धातु, धातु जहाँ पिंक कलर से आप लिखा देख रहे हैं बच्चों, उसके एग्जैक्टली नीचे देखिए जिंक लिखा है। सो चलिए अब उसमें ऐड क्या करना है, उसकी रासायनिक अभिक्रिया, उसका रासायनिक संयोग किससे होने जा रहा है? अम्ल से। अम्ल बोला है तो सबसे पहले आपको उदाहरण के तौर पे HCl का नाम सामने आना चाहिए। तो देखिए अम्ल के नीचे HCl लिखा हुआ है। फिर रह क्या गया? इसके पास तो है नहीं, Zn के पास माइनस तो है नहीं, तो Zn सिर्फ प्लस में हुआ। प्लस इन द सेंस व्हाट की, मतलब वो अब जाएगा और Cl से कंबाइन करेगा। सो Zn का जोड़ी बनेगा Cl के साथ और ZnCl2 नाम का लवण बनता है, जिसे आप कहते हो जिंक क्लोराइड। ओके, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन H2। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट रिएक्शन। आपने किया क्या बच्चों? धातु में अम्ल ऐड किया, इसका मतलब Zn में HCl ऐड किया, तो आपको ऑब्वियसली मिलने वाला है ZnCl2। एक बार आपने ZnCl2 बना दिया तो बच क्या गया? अकेला रह गया H2, तो हो गई हाइड्रोजन गैस मिल गई। थर्ड रिएक्शन पे इसी तरीके से बच्चों आइए आप थर्ड रिएक्शन पे। तो है थर्ड रिएक्शन धातु के ऑक्साइड तथा अम्ल। अगर जिंक हमने धातु लिया तो धातु का ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड ले लेते हैं। अब जिंक ऑक्साइड में HCl ऐड कर दो, 2HCl ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको? वही सेम
प्लस और माइनस अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये जो रफ वर्क करके मैं बता रही थी रेड पेन से प्लस और माइनस, देखिए मैंने वहां पे आपको वो इंडिकेशंस दिए हैं क्योंकि मैंने उसको बहुत लाइट कलर में लिखा है। सो आई जस्ट वांट टू से कि ये आप करिए भी, बट एट द सेम टाइम इट शुडंट बी रिटन इन योर एग्जाम पेपर। सो लेट्स डू इट। जिंक अगेन यहाँ का प्लस वहां के माइनस के साथ जोड़ी बनाएगा तो जिंक क्लोराइड मिल गया आपको। तो ओके, सो जिंक जिंक जो है वो Cl के साथ जाता है तो आपको क्या मिलता है, एक मिनट में आई शुड स्टार्ट यूजिंग पेन नाउ। यो वेट अ मिनट बच्चों। हाँ ओके, तो ये है आपका ZnCl2। अब ZnCl2 मिल गया तो नेक्स्ट क्या मिलेगा, देन आपको अगर Zn और Cl2, अब Zn और Cl2 का तो हमने प्रोडक्ट बना लिया। अब आप देख सकते हैं इट्स वेरी क्लियरली एविडेंट कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन और वहां एक ऑक्सीजन बच गया। अब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से द ओनली पॉसिबल प्रोडक्ट अगेन विल बी H2O। सो इसका मतलब है कि अगेन मैं वही बात बोलूंगी बच्चों की रासायनिक कभी की क्रिया जो है आपको कभी भी रटनी नहीं है। जैसे मैं ठीक आपको समझा रही हूँ वैसे ही आप करेंगे। आपको रिएक्शन मिला है धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया। जैसे धातु लिया तो जिंक, धातु ऑक्साइड मतलब जिंक ऑक्साइड लो लिख दिया ZnO प्लस HCl। अब ZnO प्लस 2HCl में आपको प्लस और माइनस कर लेंगे तो ZnCl के साथ कंपाउंड तैयार करेगा जिंक क्लोराइड। जो ओनली प्रोडक्ट या जो ओनली तत्व जो कि लेफ्ट है वो है यहाँ दो हाइड्रोजन वहां एक ऑक्सीजन, तो H2O बना दीजिए। अब उसके बाद नीचे आएंगे बच्चों तो आपको ये देखिए हेडिंग में क्लियर दिख रहा है, धातु के कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट, धातु के कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। थोड़ा सा ऊपर आता है, ये देखिए धातु के कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट क्षार के साथ अम्लों की अभिक्रिया। तो ये जो धातु के कार्बोनेट हैं इस पे आते हैं। अब धातु जैसे कि सोडियम, जिंक, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारे जिंक है और ये सारे धातु। और धातु के कार्बोनेट इसका मतलब ये देखिए सोडियम कार्बोनेट, जब मैं आपको परमाणु का तत्वों का अणुभार यौगिकों का अणुभार समझा रही थी तो भी मैंने आपको लर्न करवाया था कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट कैसे लिखते हैं। तो ये देखिए धातु के कार्बोनेट मतलब कि सोडियम कार्बोनेट, एक उदाहरण ले लिया। और धातु के बाइकार्बोनेट एग्जैक्टली उसके नीचे देखिए हमने ले लिया सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, वो बाद में मैं लिख देती हूँ बोर्ड पे। तो Na2CO3 में आप HCl ऐड कर रहे हो, उसकी अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहे हो, फिर आपको क्या मिलेगा बच्चों, ओके आपने लिया ये रहा आपका सोडियम कार्बोनेट और उसकी अभिक्रिया कराई आपने HCl के साथ। ओके सो वन थिंग रिमेम्बर फॉर वंस एंड ऑलवेज, हरदम के लिए ये याद रख लीजिए कि जब आप कार्बोनेट्स लेते हो अभिकारी पदार्थ में, यू ऑलवेज गेट कार्बन डाइऑक्साइड एज योर साइड बाय प्रोडक्ट। साइड बाय प्रोडक्ट मतलब क्या बच्चों, आप देखते हो मूवीज देखते हो तो उसमें सॉन्ग्स आते हैं तो आप देखते हो कि हीरो हीरोइन जो है वो मिडिल में डांस करते हैं और फिर
पीछे पीछे उनके बैकग्राउंड में बहुत सारे बैकग्राउंड डांसर्स भी डांस करते हैं, तो दे आर लाइक साइड डांसर्स। तो वैसे ही जब हम कोई रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कभी कभी बहुत सारे हमें प्रोडक्ट, उत्पाद के नाम पे बहुत सारे चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो उसमें वो क्या सभी हमारे मेन प्रोडक्ट है? नहीं, कोई एक उसमें या दो उसमें मेन प्रोडक्ट होता है और बाकी सभी बाय प्रोडक्ट होते हैं, साइड बाय प्रोडक्ट्स, को प्रोडक्ट्स आप कह सकते हो। तो यहाँ पे ये देखिए, एज अ साइड बाय प्रोडक्ट आपको कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा देखने को मिलता है। तो ये देखिए, आपने यूज किया यहाँ कार्बोनेट, हियर यू हैव यूज्ड कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स आप यूज कर रहे हो, तो कार्बोनेट्स में आपको कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा मिलता है एज अ बाय प्रोडक्ट। अब उसके बाद मेन प्रोडक्ट, अब कार्बन डाइऑक्साइड तो वहां निकाल दिया, अब Na प्लस और Cl माइनस तो आपस में मिलने ही वाला है। तो ये देखिए, यहाँ का प्लस और यहाँ का माइनस रिएक्ट करके आपको मिल गया अगेन NaCl। अब बच क्या गया? तो कार्बोनेट में से एक जो है ऑक्सीजन अभी भी रह गया है, जो कि दो हाइड्रोजन के साथ पानी मिल करके तैयार करेगा और आपको मिल करके बनेगा 2NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो है रासायनिक अभिक्रिया जो है वो संपन्न हो जाती है। जो लास्ट वाला है ये मैं आपको फिर से लिख करके एक बार बोर्ड पे समझाती हूँ, बहुत ज्यादा इजी है। सो बोल रहा है कि धातु के कार्बोनेट्स के साथ अम्ल की अभिक्रिया। सो धातु कार्बोनेट में हमने उपयोग किया है Na2CO3, ये है सोडियम कार्बोनेट, और इसमें ऐड कराया गया, इसकी अभिक्रिया किसके साथ है बच्चों? अम्ल के साथ। ओके, नाउ आपको ऐसे में बता रही थी कि ये अभी भी प्लस है, ये माइनस है, तो सबसे पहले ये लिख दीजिए। क्या Na और Cl मिलेंगे तो मिलेगा NaCl, Na प्लस और Cl माइनस मिलेंगे तो NaCl बनेगा। प्लस दूसरी बात जो मैंने आपको नोट करने वाली बताई कि जब जब आपके अभिकारी पदार्थ में कार्बोनेट होंगे, CO3 होगा, एक प्रोडक्ट तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा ही मिलेगा। अब ये पूरा 2Na यहाँ पूरा चला गया, 2Cl जो है वो भी यहाँ चला गया, कार्बोनेट में से कार्बन डाइऑक्साइड चला गया, तो अभी भी एक ऑक्सीजन यहाँ बचा हुआ है और यहाँ दो हाइड्रोजन बचा हुआ है। यहाँ क्या बचा हुआ है बच्चों? यहाँ दो हाइड्रोजन बचा हुआ है। ओके, दो हाइड्रोजन यहाँ पे अब बचा हुआ है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन बचा है, तो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से अगेन द ओनली पॉसिबल कॉम्बिनेशन इज H2O। सो इस तरीके से बच्चों अब से आप अपनी रासायनिक अभिक्रिया को रटना बंद करेंगे और अब से आप उसे इस तरीके से, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है ये, इस तरीके से आप बड़ी से बड़े रासायनिक अभिक्रिया को आप लिख सकते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला, जो नीचे वाला नहीं दिख रहा है उसे मैं आपको लिख करके बताऊंगी। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ HCl की ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया तो हमने लिख दी। ओके, अब नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इज, अभी अब आपको बताया गया है कि सोडियम बाइकार्बोनेट ये है, उसका रासायनिक अणुसूत्र NaHCO3 और इसकी अम्ल के साथ अभिक्रिया HCl लिख दो, अम्ल बोला तो थ्रू आउट आपको HCl उदाहरण के तौर पे लेना है। अब उसके बाद फिर से वही काम करेंगे, इधर का प्लस इधर के माइनस के साथ कर लेगा, यू नो क्वाइट लेंथियर, लेकिन फिर भी आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो देयर इज नथिंग डिफिकल्ट। ये हो गया आपका NaCl। फिर से आप मेरी कही हुई बातों को नहीं भूलेंगे, जब कार्बोनेट होगा
तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा ही मिलेगा। ये लिख दिया आपने कार्बन डाइऑक्साइड। अब उसके बाद बच्चों बच क्या जाता है, अगर मैं बोलूं तो ये जा चुका है, ये जा चुका है, ये जा चुका है, इसमें से एक ऑक्सीजन बचा है। तो यहाँ क्या बचा है, एक हाइड्रोजन। यहाँ क्या बचा है, एक हाइड्रोजन। मतलब टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए बच्चों, टोटल 2 हाइड्रोजन हो गए। तो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से फिर से क्या बनेगा, क्या बनेगा, वाटर। या एग्जैक्टली तो ये हो गया पानी। इसका मतलब कि जब धातु के बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट से अगर आप HCl की रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं तो आपको लवण एज अ मेन प्रोडक्ट आपको लवण प्राप्त होता है, साथ में ही कार्बन डाइऑक्साइड और पानी भी मिलता है। तो इस तरीके से बच्चों एक बार हम रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया में अम्लों और भस्मों की अभिक्रिया, जिसमें अम्लों और भस्मों की अभिक्रिया में सबसे पहले हमने देखा उदासीनीकरण। तो अम्ल और भस्म क्रमशः परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करके क्या निर्मित करते हैं, क्रमशः लवण तथा पानी की निर्मित करते हैं। तो वह कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब इस बार अम्ल के साथ भस्म न लेकर के अम्ल के साथ हमने धातु लिया था। धातु में आपको मैंने जिंक लेने को कहा था और आपने जिंक और HCl की अभिक्रिया करा के बोला था जिंक Cl2 प्लस H2। ओके, इस तरीके से। तो ये आपका सेकेंड था, सेकेंड अभिक्रिया जिसमें आपको लवण तथा पानी नहीं मिल रहा था बच्चों, इस बार आपको लवण तथा हाइड्रोजन गैस मिल रही थी। फिर थर्ड आप रिएक्शन किए थे जिसमें आपने क्या लिया था, धातु के साथ एक और चीज आप ऐड कर दिए, धातु ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो मैंने ऐड किया है उसी में क्यों ना अलग कलर से दर्शाती हूँ, तो जिससे आपको पता चले कि ओके मैंने ये चीज ऐड किया, तो ये आपका थर्ड हो गया। तो ऐसे एक प्रोग्रेशन में आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आप सब सीख जाएंगे। अब जिंक ऑक्साइड, भाई एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा ऐड हो गया तो हमें कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा मिलेगा ही। तो अब हमें क्या मिल रहा है, जो कि आपको अब मिलेगा पानी। अब सीधे आपको मिलेगा पानी, क्योंकि एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा ऐड हो गया ना, तो ये चीज यूं हो जाएगी। क्या फर्क पड़ता है, इससे ज्यादा इजी कुछ और हो ही नहीं सकता कि आप तो पहले वाले रिएक्शन में लेफ्ट में ओ डाल रहे हो तो उधर राइट में ऑब्वियसली ओ डालना बनता ही है ना, नहीं तो ओ आ जाएगा कहाँ। और फिर चौथा रिएक्शन आपके सामने है, ये दोनों आपके फोर्थ रिएक्शन है। आई नो दिस इज अ थोड़ा सा इतना अच्छे से समझाने के बाद मुझे तो नहीं लगता कोई डाउट रह जाएगा। ये जो बच्चों, ये जो फोटो होगी ये मैं आपको शेयर कर दूंगी एक कॉमन हमारे ग्रुप में, और वहां से ये आपके स्कूल टीचर्स तक पहुंच जाएगा और स्कूल टीचर से आप तक पहुंच जाएगा। ओके, सो हियर वी आर डन विद टुडेज टॉपिक, जिसमें मैं एक बार बस टॉपिक के टाइटल्स बता देती हूँ कि हमने आज किया क्या क्या। हमने पीएच जो मापक है पहले उसकी थोड़ा सा उसका पुनरावर्तन किया। उसके बाद हमने पढ़ा सूचक क्या है, सूचक से आए हम वैश्विक सूचक पे कि वैश्विक सूचक क्या है। उसके बाद हमने 4 रिएक्शंस देखे, पहला अम्ल और भस्म की, दूसरा अम्ल तथा धातु की, तीसरा अम्ल तथा धातु ऑक्साइड की, और चौथा रिएक्शन बच्चों हमने देखा अम्ल के साथ धातु के कार्बोनेट की। तो HCl plus Na2CO3 एट द सेम टाइम अम्ल के साथ धातुओं के बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया, तो जो है HCl के साथ NaHCO3, जहाँ पे बाय प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो एग्जैक्टली द सेम है,
वही आपको लवण मिलते हैं, वही आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रहा है और पानी भी मिल रहा है। So they are almost same. Okay, students. So here my lecture is over, my topic is over. अब आपको अगर कोई डाउट है तो आप बारी-बारी से कृपया अपना डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। कम ऑन, पूछिए। Okay students, any doubts do you have? ओके, आपको लग रहा है ये टॉपिक आपको अच्छे से पहले से भी पढ़ाया गया है, अभी भी हो गया है, सो डबल रिवीजन के बाद आई गेस आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रह गया है। सो विद दिस बच्चों, आई कंप्लीट माय लेक्चर टुडे। सो विद दिस आई लीव माय मीटिंग हियर। सो बच्चों, मेरा लेक्चर अटेंड करने के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखिए। I am going to leave this meeting.